पेरोल में एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो सारे की सारे रिकॉर्ड होगी। अब सैलरी में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं। तो पेरोल की जो सैलरी होती है, पेरोल में सैलरी ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो सैलरी जो है उसमें क्या क्या होगी, एक तो नॉर्मल सैलरी होती है जिसको कहते हैं बेसिक सैलरी, जो कि मिलनी ही मिलनी है। प्लस उसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको एडिशनल मिलती हैं जिनको हम अलाउंसेस कहते हैं। और बहुत सारी चीजें हमारे डिडक्ट होती हैं जिसको हम डिडक्शंस कहते हैं। अलाउंसेस जानते हैं आप? कुछ अलाउंसेस के नाम पता है आपको? अलाउंसेस को हिंदी में कहते हैं भत्ते, भत्ता बोला जाता है। तो वो किस टाइप से हो सकती हैं, जैसे कि हमने सुना है एक HRA, सुना है आपने HRA, जिसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। यस। ज्यादातर लोगों ने सुना होगा महंगाई भत्ता। महंगाई जब होती है तो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है महंगाई भत्ता, हिंदी में हो गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं DA। DA यानी कि डियरनेस अलाउंस। वो भी अलाउंस है, वो सैलरी से अलग दिया जाता है। HRA होता है, DA होता है, टीए होता है। टीए मतलब दो तरह के होते हैं, एक टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, एक होता है टी अलाउंस यानी चाय वगैरह का भत्ता। तो ये सारी चीजें बहुत सारी होती हैं। गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें तो कम से कम 30 से 35 तरह के अलाउंसेज मिल जाते हैं, जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा अलाउंसेज मिल जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब अगर भरते हो फॉर्म, तो फॉर्म पे लिखा होता है पे स्केल कितना होता है, 4000 5000। लेकिन जब सैलरी मिलती है तो 40,000 से कम तो कोई सी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी है ही नहीं। तो ये सब जो है वो सब अलाउंसेस मिल के दिए जाते हैं। कुछ डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शन में सबसे बड़ा पार्ट होता है PF का। अगर किसी कंपनी, PF हर कोई नहीं काटता है, जो कंपनी लिमिटेड होगी और प्राइवेट लिमिटेड होगी वही PF काटेगी, और PF में रजिस्ट्रेशन वही करा सकता है जिसकी कंपनी में ज्यादा वर्कर हो। कम वर्कर वाले नहीं कर सकते, जिसमें ज्यादा वर्कर हैं वही PF में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉय का। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बेसिक सैलरी हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, टी अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। है ना? तो ये बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि दिए जाते हैं। हर एक कंपनी नहीं देती है, कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है तो कुछ कंपनी नहीं करती है। गवर्नमेंट कंपनी सब सब अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। एजुकेशन अलाउंसेस की बात है तो एजुकेशन अलाउंस सिर्फ दो बच्चों के लिए दिया जाता है, यानी कि दो बच्चे की पढ़ाई गवर्नमेंट करवाती है, दो बच्चों की फीस गवर्नमेंट जमा करवाती है, दो से ज्यादा नहीं। तो हर एक का रोल है अलग अलग, कि मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर इसके बारे में समझाया भी गया, इसके फीचर्स क्या क्या हैं इसके टैली के। इसमें क्या फीचर्स एक्टिवेट होंगे क्या नहीं होंगे वो सब हम देखेंगे। यहाँ पर तो ये जैसे स्क्रीन है सेम वैसा ही आएगा, बस खाली ये जो फीचर्स एक्टिवेट करने वाली जो स्क्रीन है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूँ टैली की स्क्रीन पर, जहाँ पर कि जो उससे पहले मैं ये और बता दूँ, ये है कुछ पेरोल मास्टर्स। इसमें जो जो दिखाई दे रहा है वहाँ सब दिखाई देगा, एम्प्लॉयज होंगे, पेरोल होंगे, पे हेड होंगे, सैलरी डिटेल होगी, ये सारी चीजें मिलेगी। तो ये सारी चीजें मिलने के लिए हमें टैली पे जाना होगा, हम जाते हैं टैली पर। ये मैंने कंपनी बना दी है। तो यहाँ पर हमें क्या किसी चीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा या फिर हमारा ऐसे ही काम हो जाएगा? तो क्या यहाँ पर हमें पेरोल दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इनेबल पेरोल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें पेरोल एक्टिवेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसको GST को हम कर देते हैं नो पहले तो। इसको भी तो यहाँ पर यहाँ नीचे है पेरोल, हैगा यहाँ पेरोल मेंटेन पेरोल। इसको एक्टिवेट करना जरूरी है, तभी हमारे पेरोल के ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। इसको भी हम कर देते हैं यस। अब यहाँ पर कई चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे सबसे पहले है PF जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। अब इसमें कंपनी कोड, हर एक कंपनी का अलग अलग कोड मिलेगा।
कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, अगर वो ग्रुप में है तो ग्रुप कोड भी रहेगा। तुम्हें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर हम कंपनी में रिकॉर्ड करते हैं तो कंपनी सिक्योरिटी कोड डाल सकते हो, वो था पीएफ का। अब आते हैं ईएसआई। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है जो कि कंपनी अपनी तरफ से करवाती है। इसी तरीके से ये हो गया। ब्रांच ऑफिस यहाँ पर देख डाल सकते हो, और वर्किंग डेज पर मंथ डाल सकते हो। ऐसे ही जैसे पीएफ होता है, ईएसआई होता है, ऐसे ही होता है एनपीएस, जिसको कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। कॉरपोरेट का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें होगा, वो डाल देना। इसी तरीके से ब्रांच के ऑफिस का नंबर, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी के द्वारा। नीचे है इनकम टैक्स। तो ये कंपनी का ही ये सारी चीज कंपनी की फील हो रही है, किसी एम्प्लॉय की नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इनकम टैक्स की डिटेल यानी कि टैन नंबर वगैरह यहाँ पर डालना होगा। तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ पर कर देना। अभी यहाँ पर डाल के चल रहे हैं डिडक्टर टाइप कौन है, तो मैं अदर्स डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर इसी तरीके से एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी यहाँ पर किसी भी चीज में नहीं जाना है, आपको सीधा आना है क्रिएट में। और जैसे आप क्रिएट में जाते हो तो नीचे अब ये अकाउंटिंग मास्टर में नहीं, ना ही इन्वेंट्री मास्टर में, आपको आना है सीधा पेरोल मास्टर में। पेरोल मास्टर में यहाँ पर कई चीजें दिखाई दे रही हैं, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड और पेरोल वाउचर टाइप, इन्हीं में ही काम करना है। अब ग्रुप क्या है, एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी आ सकती है। यहाँ पर ऊपर है शो मोर, उसमें देखते हैं क्या कैटेगरी भी आ रही है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी भी आ चुकी है, कैटेगरी ग्रुप एम्प्लॉय, बाकी सब वही है। अभी ये है क्या, तो एम्प्लॉय कई टाइप के होते हैं, कई पोस्ट होती है, तो वही चीज हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। अब डिफाइन क्या होगी, कैटेगरी में क्या आएगा, ग्रुप क्या आएगा। अब जैसे कि आ गया ग्रुप, ग्रुप में हम बात करते हैं जैसे कि अकाउंटेंट आ गया, अकाउंटेंट ग्रुप का है, तो उसमें कैटेगरी क्या होगी, तो अकाउंटेंट में भी कई कैटेगरी होती है, जैसे किसी को टैक्सेशन का काम दे दिया, किसी को बिल का काम दे दिया, किसी को बैंक का काम दे दिया, तो सबकी कैटेगरी अलग है। ग्रुप तो हो गया अकाउंटेंट, बट कैटेगरी हो गई कि वो उसका डिपार्टमेंट क्या है, या फिर आप कैटेगरी भी डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसको क्या बना रहे हैं। अगर कोई ग्रुप एक है, यानी कि जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कई सारे हैं, तो हम अकाउंटेंट को कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बना देंगे उनके नीचे वालों का। यानी कि ये पहले सबसे क्या होता है, पहले होती है कैटेगरी, फिर होती है ग्रुप, किस कैटेगरी का है, फिर किस ग्रुप का है, फिर उसके बाद उसके नीचे उनके नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी पर, अगर है तो हम डाल देते हैं, और नहीं तो प्राइमरी ही रखेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कैटेगरी डाल देता हूँ, मैंने बताया अकाउंटेंट कैटेगरी है, मैंने एक कैटेगरी डाल दी अकाउंटेंट, यहाँ कुछ नहीं छेड़ना है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। अकाउंटेंट के अलावा मैं और एक कैटेगरी बना देता हूँ, ऑपरेटर। मैंने दो कैटेगरी बनाई है, बैक आते हैं, ग्रुप बना देते हैं। और ग्रुप में सबसे पहले यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो आप प्राइमरी पोस्ट कैटेगरी रख सकते हो, अदरवाइज है तो आप डाल सकते हो। जैसे कि अकाउंटेंट आ गया, अब अकाउंटेंट में किस ग्रुप का है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टैक्सेशन। यहाँ पर अंडर कुछ नहीं रखना है, एंड यहाँ पर सैलरी भी डिफाइन नहीं करनी है। इसी तरीके से दूसरा रहता है, जैसे अकाउंटेंट में ये को ले लेते हैं, बैंकिंग का काम है, तो इसका बैंकिंग वर्क डाल देते हैं, बैंकिंग वर्क ग्रुप है, इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा करते हैं यहाँ पर अब ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हेल्पर आ गए, इसको हमने हेल्पर कर दिया। पियोन आ गया, पियोन भी ऑपरेटर में ही आ जाता है, पियोन भी हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हम और भी कैटेगरी भी बना सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है,
एम्प्लॉय बनाने हैं सबसे लास्ट में। तो हमने अभी क्या करा, कैटेगरी बनाई, ग्रुप बनाया, अब बनाते हैं यूनिट वर्क। अभी यूनिट में क्या आएगा, जैसे कि अभी हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया था, उसमें नंबर्स डाले थे, पेजेस डाला था, इसी तरीके से ये तो सैलरी में क्या यूनिट हो सकती है, डे हो सकते हैं, डेज वाइज भी सैलरी मिल सकती है, मंथ तो इसमें बना होता है, इसीलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है। डे बना सकते हो, आवर, जैसे ओवर टाइम मिलता है वो आवर के हिसाब से, तो हमने इसको आवर बना दिया। वीकली कोई दे रहा है तो वीक भी डाल सकते हो, मैंने फिलहाल दो करे हैं, डे और आवर। आते हैं नीचे अटेंडेंस पे, भाई जो सैलरी मिलेगी अटेंडेंस टाइप में मिलती है। इसमें दो हैं, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। तो अटेंडेंस में तो दो ही आएंगे, प्रेजेंट और एब्सेंट, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं वो भी प्रेजेंट, अंडर कुछ नहीं रहेगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये चार चीजें हैं, अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन और यूजर डिफाइंड कैलेंडर पीरियड। तो यहाँ पर हम किस टाइम क्या लेंगे मैं बता देता हूँ। प्रजेंट है तो प्रजेंट की अमाउंट हमें मिलती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अटेंडेंस लीव विद पे। हम अगर छुट्टी भी कर रहे हैं और हमारी प्रजेंट लगी हुई है तो हमें पैसे मिलेंगे। लीव विदाउट पे अब्सेंट में, यानी हम आए भी हैं और हमारी अगर अब्सेंट लगी हुई है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए लीव विदाउट पे। प्रोडक्शन मतलब कि जितना काम उतने पैसे, यानी कि ओवर टाइम जो होता है हमारा, ओवर टाइम मिलता है, जितने देर काम करते हैं उतनी अमाउंट मिलती है, उसी के हिसाब से। कमीशन बेस पे होता है। तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन करोगे उसी हिसाब से अमाउंट मिलती है। यूजर डिफाइंड कैलेंडर पीरियड मतलब कि अगर एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर खुद डिसाइड करे कि भाई इन्हें कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, है ना, तो वो उनका अलग ही होता है कि एक महीने में एक दिन आ रहे हैं, दो दिन आ रहे हैं, तीन दिन आ रहे हैं, उनकी वो सैलरी डिफाइन होती है एम्प्लॉयर के द्वारा कि आप चाहे आओ या मत आओ आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो वो हो गया कैलेंडर पीरियड वाला डिफाइंड। अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्रेजेंट है तो लीव विद पे। डेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि अटेंडेंस डेली लगती है, एक हमने ये कर दिया। एक लेते हैं अब सेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर अटेंडेंस टाइप आ जाएगा लीव विदाउट पे। ओवर टाइम भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ओवर टाइम, और इसको ले लेंगे प्रोडक्शन। मैंने ये दोनों चीज ले ली, और यहाँ पर ओवर टाइम डे के हिसाब से या आवर के हिसाब से, तो हम आवर ले लेते हैं। तीन यूनिट हमने बना दी। नीचे आते हैं अब पे हेड टाइप। अभी भाई बीच में मैंने ये छोड़ दिया है एम्प्लॉय, सीधा आते हैं पे हेड टाइप पे। अभी तक तो ये चार चीजें जो बनी है, पांच चीजें, वो बिल्कुल इजी थी। अब पे हेड में थोड़ा ज्यादा वर्क है। पे हेड में आते हैं, पे हेड देख देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। तो पे हेड में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमने डाल दी। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर बहुत सी चीजें आ रही हैं। जैसे सबसे पहले है पे हेड टाइप। पे हेड टाइप में क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। सबसे पहले तो नॉट एप्लीकेबल, तुम्हें पता नहीं है क्या ये बोनस है या फिर रिडक्शन है, एम्प्लॉयज की ये सैलरी से कट रही है, या एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। स्टेचरी डिडक्शन क्या होता है, टैक्स डिडक्शन, यानी कि जो टैक्स के रूप में कट रहा है वो स्टेचरी डिडक्शन। अदर चार्जेस पे दूसरे चार्जेस है, स्टेचरी कंट्रीब्यूशन है, या फिर ग्रेजुएटी है, क्या है, सैलरी में ये सारे टाइप होते हैं। तो जो भी है, जो आपने पे हेड डाला हुआ है उसको देख के चलना है कि किस टाइप का हेड है, जो कि मैं अभी लेके चलता हूँ आपको, जो मैंने चैप्टर भेजा है उसमें भी नीचे दी हुई है। नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, हालांकि सारी नहीं है बट कुछ है, जैसे कि ये हो गया बेसिक पे, HRA, कन्वेंस, ओवर टाइम, वेरिएबल, सिर्फ इतना है, ज्यादा नहीं है इसमें। तो ये बहुत सारी होती हैं, जिसमें जो कंपनी है वो उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अब बेसिक सैलरी है तो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, इसीलिए हम यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डालेंगे। इनकम टाइप ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, फिक्स हो गया जो मंथली फिक्स होता है कि इतनी सैलरी मिलेगी। वेरिएबल अगर वो बदलते रहती है तो वेरिएबल। अभी हम फिक्स्ड रखेंगे।
और ये क्या होता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी यानी जो पेड, ये जो बनाया पे हेड बनाया है, क्या ये नेट सैलरी पर इफेक्ट डाले, तो बिल्कुल बिल्कुल डालेगा, तो इसीलिए हम इसको यस रखेंगे। फिर है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, जो पे स्लिप निकलेगी, सैलरी स्लिप निकलेगी, उस पर बेसिक सैलरी किस नाम से शो करे, तो बेसिक सैलरी तो बेसिक सैलरी के नाम से शो करे, इसीलिए हम यही रखेंगे। बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, यानी अगर हमें ग्रेजुएटी मिलती है तो क्या उसमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट में आए। ग्रेजुएटी जानते हो अब क्या होती है ग्रेजुएटी? ऋषिता, ग्रेजुएटी पता है आपको? सब पता था बट अभी रिमाइंड नहीं हो रहा। हाँ, ग्रेजुएटी होती क्या है, एक होता है बोनस, एक होता है ग्रेजुएटी। बट जो बोनस है वो अलग चीज है, ग्रेजुएटी अलग चीज होती है। बोनस तो हर साल मिलता है, या कभी भी साल में 2 बार भी मिल सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएटी है वो कब मिलती है, मिनिमम 5 साल कंप्लीट होने के बाद एक अमाउंट होती है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है, जो कि परमानेंट हो जाता है। तो उसमें कम से कम ओके। 5 साल के बाद एक बार मिलते हैं, वो होती है ग्रेजुएटी। हालांकि अब शायद चेंज कर दिया, अब 3 साल कर दिया है मेरे हिसाब से। नीचे आते हैं, अभी इनकम टैक्स डिटेल अगर इसमें सेट करनी है तो आप कर सकते हो। इनकम टैक्स डिटेल मतलब बेसिक सैलरी की, ये क्या चीज है, उसकी जो भी आप कर रहे हो, अलाउंसेस है या बोनस है या बेसिक सैलरी है, क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल है तो फुल्ली टैक्सेबल कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल है, हालांकि हम इसको अभी इनकम टैक्स के अंडर में नहीं रखना है। अगर इतनी सैलरी है या फिर जो भी पे हेड है उसमें इनकम ज्यादा है, तो हमें इसमें सेट करना पड़ेगा। तभी हम इसको नो करके चल रहे हैं। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर कई हैं, एज कंप्यूटेड वैल्यू, यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट, अटेंडेंस, या फिर प्रोडक्शन। तो कब कौन से टाइम क्या लेना है, ये एज कंप्यूटेड वैल्यू हमें जब लेना है जब हमें कैलकुलेशन करनी पड़े पे हेड में कि इसको कितनी अमाउंट देनी है। जैसे कि एचआरए होता है, तो एचआरए में होता है कि आप इतने परसेंट दिया जाएगा। डीए में भी होता है सैलरी का 3%, 4%, 10%, 20%। तो उसमें कंप्यूटेड वैल्यू यानी जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़े, कंप्यूटेड। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू यानी कि अगर पहले से डिफाइन किया गया है कि आप चाहे कितना भी काम करो उतने ही पैसे मिलेंगे, तो अ, हम लेंगे यूजर डिफाइंड वैल्यू। फ्लैट रेट, फ्लैट रेट मतलब किसी भी काम का फिक्स रेट कर दिया गया है, तो उसमें फ्लैट रेट यानी कि आप इतना काम चाहे आप 1 घंटे में करो चाहे 1 दिन में करो, इसके इतने ही पैसे लगेंगे। तो ये फ्लैट रेट। उसके बाद ऑन अटेंडेंस, जो सैलरी है वो अटेंडेंस बेस पे आएगी, जिस दिन आओगे उसके पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अटेंडेंस पे। प्रोडक्शन बनाते हैं जब हम ओवर टाइम वगैरह करते हैं, कमीशन वगैरह देना हो तब। तभी हमने यहाँ पर लिया है ऑन अटेंडेंस, यही लेना है। परजेंट वाले पे पैसे मिलेंगे, इसीलिए यहाँ परजेंट सिलेक्ट करना है। अब परजेंट बेस पे डेली मिलेंगे या मंथली या फिर वीकली, तो जो सैलरी और मंथली मिलती है इसीलिए यहाँ पर मंथ लेंगे। अब मंथ है वो किस हिसाब से हो, एज पर कैलेंडर पीरियड करना है, या फिर यूजर डिफाइन करना है, या फिर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो यहाँ पर हम एज पर कैलेंडर पीरियड ले लेंगे, जैसे कि है उसमें 30 दिन का है तो 30, और 31 का है तो 31। यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं डालनी। तो ये हमारा बेसिक सैलरी का पे हेड तैयार हुआ। इसी तरीके से हम ले लेते हैं एच आर ए। एच आर ए भी कम एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो इसमें भी यही लेंगे, फिक्स। इसमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अफेक्ट नेट सैलरी बिल्कुल डाले, यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, इस पे नाम आया लिखा हुआ। ग्रेचुइटी के लिए हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर सकते हो। अब ये जो एच आर ए है, ये हम ले लेते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। और जैसे ही हमने कंप्यूटेड किया है, ये और ऑप्शन नहीं खुले हैं, लेकिन इधर
और एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पर है ऑन करंट अर्निंग टोटल, या फिर आप कर सकते हो करंट डिडक्शन टोटल, या फिर आप कर सकते हो सब टोटल या स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला लगा के कोई करना है तो हम यही लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या हो, तो ऐड पे हेड में इधर जितने भी पे हेड आप बना चुके होंगे राइट में आ जाएंगे। यहाँ हम ले लेते हैं बेसिक पे, और यहाँ पर और कोई पे हेड नहीं है इसीलिए हम ले लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। यानी हमने बेसिक सैलरी लिया है, तो इफेक्ट कब से हो, 1 अप्रैल 2023 से। कितने से कितने तक, तो बेसिक सैलरी हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये है, परसेंटेज में अगर देनी है तो परसेंटेज, अगर वैल्यू में एचआरए देना है तो वैल्यू। हमें यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर किसी की सैलरी यहाँ 10,000 की जगह 1,000 हो गई, 10,000 रुपये, 10,000 कर दिया, यहाँ परसेंटेज डाल देते हैं 10%। अगर 10,000 तक सैलरी है तो 10%, 10 से 12,000 तक है, परसेंटेज में ही 12%, और 12,000 से जितने भी ऊपर है उसको दे देते हैं 15%। तो ये कैलकुलेशन टाइप में हो गया, इसीलिए हम लेते हैं कंप्यूटेशन, यानी एज कंप्यूटेड वैल्यू। ये हमने एचआरए भी बना दिया। इसी तरीके से हम डीए भी बना देंगे। डीए भी अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए फिक्स्ड, एंड ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर अफेक्ट नेट सैलरी ऐसी रहेगा, इसको भी यहाँ पर हम फुल डाल देते हैं डीएनएस अलाउंस, जैसे कर देते हैं इसको भी। यहाँ पर डीए में भी हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, ये अपना कंप्यूटेड। और यहाँ पर भी, यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला, यहाँ पर बेसिक सैलरी ऐड पे ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें बेसिक सैलरी में एचआरए भी मिले। अगर ये है तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। तो यहाँ पर खत्म हो गया, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं अगर किसी की क्या है अमाउंट अप टू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए मिला करके अगर 15,000 बैठ रहा है, दोनों को मिला करके, तो इसका परसेंटेज दे देते हैं हम 15% एचआरए, और इससे ऊपर जितना भी है तो इसको दे देते हैं 18%। एचआरए नहीं है, ये डीए है। हालांकि डीए और नेस अलाउंस जो है 30-30%, 40-40% हो रही है, तो इसको भी हमने ऐसे ही ले लिया। तो इस तरीके से बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए हमने ये ले लिया। टीए भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए को ले लेता हूँ पीएफ, जो कि होता है प्रोविडेंट फंड। ये क्या है, पीएफ कम एम्प्लॉय के लिए क्या है, डिडक्शन है, उसका पीएफ कटता है, ये एज ए टैक्स। पीएफ इसीलिए हमने लिया है एम्प्लॉयज स्टैच्यूटरी डिडक्शन। तो जैसे ही इसको लोगे तो डिडक्शंस में देखो क्या क्या चीजें आती है स्टैच्यूटरी डिडक्शंस में। ईएसआई भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, एनपीएस आता है, पीएफ आता है, प्रोफेशनल टैक्स एंड वॉलेंटरी पीएफ। तो इसमें अभी क्या है, पीएफ है, तो हम इसको देते हैं पीएफ अकाउंट। और ये क्या चीज है, अंडर करंट लाइबिलिटीज है या ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। तो क्या है ये, अभी एम्प्लॉयर इसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या होता है, ये उसके लिए लाइबिलिटीज होती है। क्यों, पीएफ ये कटता तो है, लेकिन इसको एम्प्लॉय बाद में निकाल भी सकता है, यानी कि कंपनी को देना होता है। ये कंपनी अपने पास रखती है या बैंक में रखती है, इसीलिए लाइबिलिटीज होती है, कंपनी के पास से ये बाद में जाना ही होता है। अफेक्ट नेट सैलरी है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड कंप्यूटेड वैल्यू। ये किस पे होता है, तो ये भी स्पेसिफाइड, और ये बेसिक सैलरी पे ही होता है, इसीलिए सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे। और चाहे कितनी भी सैलरी हो उस पर हम डाल देते हैं 12% ही लगता है, इसीलिए इसमें हमने सैलरी नहीं डिटेल डिफाइन करी है। 12% ही लगेगा, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो। इसी तरीके से ईएसआई होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या लिया, एम्प्लॉय कैटेगरी बनाई, एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, यूनिट एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन, और पे हेड भी बना दिया। अब बनाते हैं एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय बना लेते हैं, ऊपर कैटेगरी डाल देंगे,
कैटेगरी हमने बनाई हुई है, अकाउंटेंट है, हम यहाँ पर बना देते हैं मिस्टर राकेश। और यहाँ पर हम डाल देते हैं नीचे अंडर में, ये क्या है, अगर तुमने ग्रुप बनाया हुआ है तो बिल्कुल डालो। अकाउंटेंट है तो वो किस लाइन का है, टैक्सेशन या बैंकिंग, तो हम डाल देते हैं बैंकिंग वर्क का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये एजुकेशनल मोड है, तो इसीलिए 1, 2 और 31 ही डलेगी, इसीलिए हम इसको 1 अप्रैल ही डाल रहे हैं। अभी सैलरी डिटेल डिफाइन नहीं करनी है, इसीलिए नो ही रखना है। अच्छा, सैलरी डिटेल यहीं डिफाइन कर दो, इसको हम कर देते हैं यस। और जैसे हम यस करेंगे, यस इसको राकेश को क्या क्या चीजें देनी है, जो जो हमने पे हेड बनाए होंगे राइट में आ जाएगा। यहाँ पर हम बेसिक सैलरी देते हैं, बेसिक सैलरी कितनी देनी है, तो हम इसको देते हैं 12,000 रुपीज। आगे आ चुका है पर मंथ, मंथ के हिसाब से। उसके बाद डीए दे देते हैं, या 4 दे देते हैं पहले। यहाँ पर हमने इन सबको क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है पहले से, इसीलिए हमें डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ओवर टाइम हमने नहीं दिया है, ओवर टाइम चाहो तो दे सकते हो। ओवर टाइम हमने अभी बनाया नहीं है, सिर्फ यूनिट बनाई थी। अब यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है एम्प्लॉय नंबर, आप डाल सकते हो EMP001 मैंने डाल दिया। डेजिग्नेशन उसकी पोस्ट क्या है, तो अकाउंटेंट है। फंक्शन क्या वर्क है इसका, बैंकिंग वर्क है, तो वो भी हम डाल देते हैं। लोकेशन कहाँ का रहने वाला है, जेंडर मेल है या फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है पता है तो डाल दो, नहीं तो अननोन। उसके फादर नेम या मदर नेम डाल देते हैं हम। फादर नेम मैंने डाल दिया मोनू दास। स्पॉस नेम उसकी वाइफ या हस्बैंड का नाम आ जाएगा। मैंने ये डाल दिया नाम। एड्रेस डाल दो कुछ भी, नोएडा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर उसका डाल दीजिए। ईमेल आईडी डाल दीजिए। बैंक डिटेल उसकी है वो भी फिल कर दीजिए यस करके। उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये याद रखना है, शुरू के 5, बाकी 6 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर बैंक नेम, तो यहाँ पे न्यू बैंक ले लेते हैं, उस बैंक का नाम क्या है। ब्रांच डाल देते हैं, ब्रांच कहाँ की है। और यहाँ से ट्रांजैक्शन कैसे होगी वो भी हम डाल देंगे, चेक से होगी या फंड ट्रांसफर होगा या कैसे होगा, तो हम ई फंड ट्रांसफर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेशनरी डिटेल, जो भी डिटेल है सब डाल दीजिए, जैसे एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल टैक्स रिजाइम रेगुलर है या कैसा है, तो अभी हम रेगुलर मान के चल रहे हैं। इनकम टैक्स नंबर यानी उसका पैन नंबर, तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ, लेकिन उसका जो पैन नंबर होगा वो डालना पड़ेगा। आधार नंबर, 12 नंबर का आधार नंबर। UN नंबर, उसका PF नंबर होगा तो वो डाल दीजिए। ये सारी डिटेल यानी कि अगर उसके पास है तो फिल कर दो, नहीं तो छोड़ दो। हमने एक एम्प्लॉय बनाया, इसी तरीके से बाकी एम्प्लॉय भी बनेंगे। ठीक है रिशिता, अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं पेरोल वाउचर में। हाँ। अभी सिर्फ एक चीज मैंने छोड़ी है, पेरोल वाउचर, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिलहाल यही चीजें करनी है, एम्प्लॉय कैटेगरी से लेकर के पे हेड तक, अभी फिलहाल यहीं तक करना। ओके। अभी सबकी सैलरी भी डिफाइन करके चलना, और क्योंकि अभी आगे चल के क्या होगा, अभी हमें ट्रांजेक्शन भी करनी होगी और पे स्लिप पे स्लिप भी निकालेंगे। ओके सर। तो इसीलिए अभी फिलहाल इतना ही करना है।
सही से करना, कोई इशू हो तो पूछ लेना तुम। ओके। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है।